नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज आईएएस की तैयारी में। आज हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो पॉलिटी में जो हम चीज़ें फ़र्स्ट उठाने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में है। यहाँ हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो सेक्शन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के बारे में है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो पहले जो चीज़ें हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंटर्स हैं वही मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स में कवर किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो हम जान सकते हैं वो ये है कि कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 324 है, जहाँ पे उनकी सुपरिंटेंडेंस की पावर बताई गई है कि किस तरह से क्या पावर्स हैं उनकी सुपरवाइज करने की, किस तरह से वो डायरेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्शंस को। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फैक्ट है जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि किन किन के इलेक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। तो इलेक्शंस जो जिनके वो कंडक्ट कराती है वो है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और दूसरा जो पॉइंटर है जो हमें इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही जगह मेंशन किया जा सकता है, प्रीलिम्स में फैक्ट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे या उनकी क्या कंडीशंस हैं या क्या उनका टेन्योर सिस्टम है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे या क्या उनका सर्विस का कंडीशन रहेगा या कितना टेन्योर सिस्टम है, वो सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, ना कि पार्लियामेंट। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्वालिफ़िकेशंस के बारे में नहीं बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए टू बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। वो टोटली जो है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि उनकी सैलरीज़ किसके इक्वलेंट है या सैलरी कितनी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो सैलरी है या अलाउंसेस है या जो पेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट जो है इनका टेन्योर सिस्टम कितना है। टेन्योर सिस्टम जो है वो 6 साल या फिर 65 साल तक है, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर ऑफ एज तक के है। लेट्स से अगर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 64 ईयर्स के हैं बट उन्होंने 6 साल का अपना सर्विस टेन्योर पूरा कर लिया है, तो वो अपनी सर्विस टेन्योर को पूरा कर चुके हैं, तो दे विल गेट रिटायर्ड। नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो ये है कि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आप उनको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, उनको अपनी सर्विसेज से ऐसे नहीं हटा सकते, बट उनको हटाने के जो दो पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो यही है कि जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, उसी तरह आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। जो 2 ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे आप उनको हटा सकते हैं वो है इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। नेक्स्ट जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के पास क्या पावर रहती है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स, वो यही है कि उनको रिमूव करने के लिए, यानी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए या फिर रीजनल कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ ये है कि क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका काम है डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास मेंटेन करके रखना, तो इनको फेयरनेस या फिर इंटीग्रिटी या फिर इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये प्रेसिडेंट की मर्सी के पर पोस्ट को नहीं होल्ड करते हैं, मतलब दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनकी जो पावर रहती है वो रहती है एमपीज़ या एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इनको एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। प्रेसिडेंट और गवर्नर डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में स्पेशली फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट 1951 के अंडर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सजेशंस लेती है या उनसे रिकमेंडेशंस लेती है। नेक्स्ट जो बॉडी हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी के बारे में, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। वही उसी तरह से हम देखेंगे जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में देखा कि कौन से आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में मेंशन है, तो वो है 315 से लेकर 323 तक। तो 315 से 323 तक जो हमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है वो बताया गया है उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में और उनके रिमूवल के बारे में। इनको अपॉइंट कौन करता है, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे ही डिसाइड की जाती है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में किया जाता है। क्वालिफ़िकेशन जो है यूपीएससी के बारे में वो यही है कि कोई भी क्वालिफ़िकेशंस नहीं मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ एक ही क्वालिफ़िकेशन जो बताई गई है जो नेसेसरी है यूपीएससी के लिए आप मेंबर बनने के लिए, वो यही है कि ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई मेंबर जिसने 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किया हो। टर्म वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में था, यानी कि 6 साल या फिर 65 साल की एज तक के बारे में बताया गया है। और रिमूवल कौन करता है, चेयरमैन का या फिर मेंबर का, या किन बेसिस पे इनके रिमूवल किए जाते हैं। पीछे हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में पढ़ा वो ये था कि इनकैपेसिटी ऑफ और प्रूव मिसबिहेवियर चाहिए। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, मतलब कि उनके पास कुछ नहीं है, उस बेसिस पे उनको रिमूव किया जा सकता है। अगर वो किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ऑफिस, मतलब वो यूपीएससी के मेंबर भी हैं बट किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में अदर साइड इन्वॉल्व हैं, तो भी वो उनके रिमूवल का ग्राउंड बन सकता है। रीज़न ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब ही इज़ नॉट फिट फ्रॉम माइंड और बॉडी इन द व्यू पॉइंट ऑफ प्रेजिडेंट। अगर प्रेजिडेंट के व्यू पॉइंट से वो मेंटली या फिर फिज़िकली ही इज़ नॉट फिट, इन्फर्म नहीं है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है वो ये है कि इनको भी मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, बट यहाँ पे इनकैपेसिटी नहीं मेंशन किया है। तो अगर आप पे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यूपीएससी के बारे में कि उनको इनकैपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे रिमूव किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन गलत है। या इसको अगर इस तरह से भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाता है उसी ग्राउंड्स पे आप यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव कर सकते हो, तो वो भी गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है इन द रिमूवल ऑफ मेंबर्स, वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है कि यूपीएससी के आप इस मेंबर को रिमूव कर सकते हो, तो वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। नेक्स्ट जो है, जो चेयरमैन है हमारे यूपीएससी के, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता है। वही हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में पढ़ा था कि उनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि चेयरमैन दोबारा एलिजिबल नहीं है या चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते, बट जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। बट जो मेंबर्स हैं वो सेम ऑफिस के लिए नहीं, मतलब मेंबर्स जो हैं वो दोबारा मेंबर्स बनने के लिए रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते, बट वो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। सेम ऑफिस के लिए किसी का भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है, चाहे वो मेंबर्स हों या फिर वो चेयरमैन हों। जो यूपीएससी है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किसी भी गवर्नर की रिक्वेस्ट पे या फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये किसी भी स्टेट की हेल्प कर सकते हैं उनकी ज़रूरत के टाइम पे। जो एडिशनल फंक्शंस हैं या फिर जो भी उनके एड ऑन्स हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमने बताया था कि कंट्रोल थोड़ा एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा है, लेजिस्लेशन का कम है, तो जो अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको याद करने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनके एडिशनल फंक्शंस जो हैं वो जो गवर्नमेंट है, यूनियन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो हमेशा आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हमेशा प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप जितना फैक्ट्स को पढ़ोगे आपके लिए उतना बेटर है, उतनी आपको क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट जो है वो ये है, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री के पास पावर नहीं रहती है
यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनको आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे भी बस थोड़ा सा ही चेंज है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट या सर्विस कंडीशंस जो थी वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते थे, बट यहाँ गवर्नर डिफाइन करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट इनका करेंगे गवर्नर। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि ऑल्दो इनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, बट इनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ना कि गवर्नर। ठीक है, बट इनका जो रेजिग्नेशन है, जब ये वॉलेंटरली रिज़ाइन करेंगे तो वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे, ना कि प्रेसिडेंट को। तो इन 2 पॉइंट्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप इनको एक बार फिर से जब गो थ्रू करोगे या रिवाइज करोगे तो ये फैक्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। जो गवर्नर है, ही कैन सस्पेंड द कंसर्न चेयरमैन एंड द मेंबर पेंडिंग फाइनल रिमूवल ऑर्डर फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। तो आपको ये पता है कि जो यूपीएससी के बारे में हमने पढ़ा कि यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगी। देखिए, अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है तो गवर्नर जो है मीनवाइल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को या फिर उनके मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं। जो एडिशनल फंक्शंस हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी। जैसे प्रीवियस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वैसे एडिशनल फंक्शंस जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको तीनों की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो आप वो करने के लिए सक्षम होने चाहिए, आपको वो आपसे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो है फाइनली जो हम आज लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम उसी लेआउट में पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है। तो पहले ही हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है। तो वो आर्टिकल 280 है। सेम जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं हर 5 साल में, और जब भी उनको लगता है ये ज़रूरी है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना। रिसेंटली अभी जो फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, और जो उनको प्रिसाइड कर रहे हैं वो NK सिंह हैं। ऐसे 14 फाइनेंस कमीशंस जो हैं वो आ चुके हैं या बन चुके हैं। ये जो हमारा रिसेंट था ये 15th फाइनेंस कमीशन है। इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो यहाँ पे अब थोड़ा डाइसी सा है, क्वालिफ़िकेशंस जो है इनकी पार्लियामेंट डिफ़ाइन करता है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए हैं, और आज तक पार्लियामेंट ने उनको डिफ़ाइन भी नहीं किया है। जो भी उनकी सर्विस का टेन्योर है या जो भी है वो प्रेसिडेंट ही डिफ़ाइन करते हैं। यूपीएससी के केस में भी पढ़ा कि कोई क्वालिफ़िकेशंस मेंशन नहीं है एक्सेप्ट वन, दैट one half of the members of UPSC should have employment under government of India or state legislature at least for 10 years। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है मेंशन नहीं है, बट वो पार्लियामेंट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि पार्लियामेंट बताएगी कि फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। चेयरमैन के लिए जो बताई गई हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी जो पार्लियामेंट ने डिफ़ाइन की हैं, वो एक ही है कि वो पब्लिक अफेयर में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंबर्स के लिए जो डिफ़ाइन की गई हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो डिफ़ाइन किया है कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, तो वो ये है कि उनकी जैसे जो एलिजिबिलिटी एक हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए होती है, वही एलिजिबिलिटी जो है एक मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उनको फाइनेंस या अकाउंट्स में, उनको फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उनको इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो भी ये एडवाइस करेंगे दैट आर बाइंडिंग, बट दैट आर नॉट एक्चुअली। इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ एडवाइजरी हैं। ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। 4th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे PV राजा मन्नार, उन्होंने बोला था कि जो रिकमेंडेशंस है फाइनेंस कमीशंस की उनको आप इजीली टर्न डाउन आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप टर्न डाउन करना चाहते हो तो आपके पास ऐसे सब्सटैंटिव रीजंस होने चाहिए उनको
डाउन करने के लिए। तो देखिए, अगर आपको मेंस में फाइनेंस कमीशन के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स आप ला सकते हो, तो आप ये फोर्थ फाइनेंस कमीशन पीवी राजा मन्नार की रिकमेंडेशन के बारे में आप वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा फाइनेंस कमीशन जो था वो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी जो हमने कवर की हैं। तो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने आज कवर की हैं। तो ऐसे 10 हमारे चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में, 4 हम कवर कर चुके हैं। अगले स्लाइड्स में हम लोग या अगली वीडियो में हम कुछ और कवर कर लेंगे। ऐसे ही 3 वीडियोज़ में हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, जो आपको भूल सकते हैं या जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। 3 वीडियोज़ में हम लोग पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करने के बाद हम चौथी वीडियो एक्सक्लूसिवली प्रीवियस ईयर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिए साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।